हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। शुरू करते हैं आज की अपडेट्स। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ गिवन द नेम अम्पन साइक्लोन। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो AMPHAN है, हम इसे प्रोनाउंस करेंगे अम्पन, UMPUN, अम्पन। ठीक है, एम्फान नहीं बोलेंगे हम इसे। एक्चुअली जो इसका प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ अम्पन। तो ये अम्पन नाम का जो साइक्लोन है, जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, जैसे कि आप सब जानते भी होंगे कि बंगाल की खाड़ी से, पहले हम इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा ये तूफ़ान अब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इनके ओर बढ़ता हुआ लगातार बहुत तेज़ गति से सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है। लगभग अगर हम यहाँ पर बात करें तो 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर 185 किलोमीटर पर आवर या 200 किलोमीटर पर आवर, इवन कई कई एजेंसीज़ ने ऐसा भी कहा है कि 220 225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाओं का जो इतना तेज़, ये इतनी तेज़ जो रफ्तार होगी, इस रफ्तार के कारण हम ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा भयावह एक तूफ़ान होगा अम्पन, अगर इस साइक्लोन की अगर हम बात की जाए तो। अब ये नाम दिया किस देश ने है, पहले हम इसका आंसर देखते हैं, फिर थोड़ी सी बात और करेंगे इस पर। दिस नेम हैज़ बिन सजेस्टेड बाय थाईलैंड इन 2004। 2004 में ये नाम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, थाईलैंड ने नाम दिया 2004 में। 1999 में, 1999 में भी यही तूफ़ान भारत में आया था, और तब भी इसने कई बहुत बड़ी एक तबाही जो है वो भारत में मचाई थी। उस तबाही के कारण भारत में 9,000 लोगों की जान चली गई थी। अगर हम बात करें तब की भी, तो तब भी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जो तट हैं उनको ये हिट किया था बहुत बड़े लेवल पे, जहाँ पर 9,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी 1999 में। देन उसके बाद में 2004 में इसको थाईलैंड ने नाम दिया। जो नाम दिया गया दैट इज़ अम्पन। इंग्लिश में स्पेलिंग अगर देखी जाए AMPHAN, ये नाम यहाँ पर सामना है। इसका मतलब होता क्या है? अम्पन का मतलब होता है, जनरली अगर हम बात करें थाईलैंड की, तो वहाँ अम्पन का मतलब होता है स्काई, यानी कि बादल। एक पानी और हवा का एक इतना बड़ा गुब्बारा, इतना बड़ा बादल जो कहीं भी फटे तो वहाँ पर चक्रवाती तूफान का एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। इसीलिए अम्पन को सुपर साइक्लोन का नाम अब दे दिया गया है। बहुत तेज़ गति से ये बढ़ रहा है। 20 तारीख, यानी कि अगर हम बात करें कल की, तो वहाँ तक पहुँचने तक, 20 तारीख तक पहुँचने तक इसकी गति इतनी तेज़ हो चुकी होगी कि ये वहाँ क्या तबाही लाएगा, इसका हम अभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। वहाँ से बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा एवैक्यूएट भी किया जा चुका है। बहुत अलग अलग जगह पे, सुरक्षित जगहों पर, सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है। लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है। तो अगर IMD के माने तो उनके मुताबिक जो यहाँ पर बात की गई है कि करोड़ों का नुकसान ये तूफ़ान जो है वो पहुँचाएगा। अगर हम बात करें जो पुराने जो तूफ़ान थे, जैसे कि मान लीजिए हमने फ़ोनी की अगर हम बात करें, हुदहुद की बात करें, तो उन तूफ़ानों ने भी बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब की थी। लेकिन ये अम्पन जो है, फ़ोनी और हुदहुद, इनसे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक एक तूफ़ान है, क्योंकि 1999 में भारत इस तूफ़ान को झेल चुका है। थाईलैंड के जो पोर्ट्स हैं, जो तट हैं वहाँ के, वो इस तूफ़ान को झेल चुके हैं। 1 साल हो चुका है फ़ोनी तूफ़ान को। 3 मई 2019 को वो तूफ़ान भारत में आया था, और अब ये तूफ़ान भारत में दोबारा वापस मई के महीने में, तो साल भर के अंदर अंदर दूसरा जो हमें तूफ़ान देखने को मिला है। 21 साल के बाद ये तूफ़ान वापस भारत में प्रवेश किया है। तो ध्यान रखना कि कोई भी अगर आपके वहाँ पे रिलेटिव हों या कुछ भी हों, अगर हम बात करें बंगाल की या उड़ीसा की, तो प्लीज़ प्रे फॉर ऑल द सिटीज़न ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। वहाँ के लोगों के लिए हम थोड़ी सी प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान करे किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, और आए भी सही तो वो समस्या बहुत मामूली सी हो, बहुत कम हो, क्योंकि हम जानते हैं कि समस्या आएगी, लेकिन उसका जो रूप है वो काफ़ी छोटा हो। ये हमारी एक प्रार्थना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखते अभी बहुत ज़्यादा, अभी जब वाज वाचिंग न्यूज़,
तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर न्यूज़ में इस तरीके से कि इतना तेज़ हिट किया है कि लोगों के घर उड़ गए, गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, बहुत तेज़ हिट किया है इस तूफान में। ठीक है, तो ध्यान रखना, दिस नेम हैज़ बिन गिवन बाय थाईलैंड इन 2004। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड हैज़ बिन रिलीज्ड फॉर नाबार्ड अकॉर्डिंग टू आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नाबार्ड के लिए भारत सरकार की तरफ से कितना टोटल फंड जो है वो रिलीज़ किया गया है? आंसर देख लेते हैं हम। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नाबार्ड को जो फंड दिया है दैट इज़ टोटल 30,000 करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 30,000 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं नाबार्ड के लिए, जिसमें से अगर हम बात करें 20,500 करोड़ जो हैं ये लगभग जो दिए हैं नाबार्ड ने वो दिए हैं राबी और खारिफ की क्रॉप के लिए। और अगर हम बात करें आरआरबीज़ या कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू जो रिसोर्सेज जो गांवों तक पहुंचाए जाएंगे, जो फार्मर्स किसानों तक पहुंचाए जाएंगे, वहां तक के लिए अमाउंट एलोकेट किया गया है। 15,200 करोड़ इज़ टू बी प्रोवाइडेड थ्रू कोऑपरेटिव बैंक्स और 5,300 करोड़ थ्रू आरआरबीज़। तो टोटल मिलाकर 20,500 करोड़ का कुछ टोटल अमाउंट है जो कि पहुंचाया जाएगा राबी और खारिफ क्रॉप्स के लिए, प्री मानसून ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, और टोटल जो फंड रिलीज़ किया है वो रिलीज़ किया गया टोटल 30,000 करोड़। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म हैंको इज़ इन न्यूज़ रिलेटेड विद विच कंट्री? हैंको नाम का ये टर्म जो है किस देश से संबंधित है? ठीक है, आंसर देख लेते हैं हम पहले। हैंको इज़ एसोसिएटेड विद जापान। नाम क्यों सामने आया हैंको, क्या समझते हैं हम हैंको से? हैंको एक प्रकार का, अगर हम कहें तो ये एक तरीके का अगर हम जैसे सिग्नेचर जो होता है तो सिग्नेचर की तरह ये भी एक प्रतिरूप माना जाता है हैंको। जापान में एक प्रथा चलती है, लगभग 2000 साल पहले से इस तरीके की प्रथा है वहाँ पर, कि जब कभी भी कोई ऑफिशियल कोई काम किया जाता है, कोई आधिकारिक कोई घोषणा की जाती है, तो उन कागज़ों पर या उस आदेश के ऊपर ये छाप, ये ठप्पा होना चाहिए। ठप्पा है एक तरीके का ये, तो ये ठप्पा होना चाहिए। अब ये ठप्पा क्या है, वहाँ पर जापान के अंदर कोविड-19 के कारण जो भी लॉकडाउन हुआ या जो भी चीज़ें बंद हुई, उन सब के कारण लोगों को बैंकिंग ऑपरेशंस वगैरह के लिए और इन सब के लिए हैंको जो ठप्पा ये नहीं लग पाया, तो उनके बहुत सारे काम जो है वहाँ पर रुक गए। तो इस वजह से हैंको को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है वहाँ पर। कहने को अगर बात की जाए तो एक तरीके का सिक्योरिटी कंसर्न ये माना जाता है, किसी भी एक ऑफिशियल लेटर का या किसी भी वर्क का एक सिक्योरिटी रीज़न इसको कह के चलते हैं। बट अभी जो है इसको पूरी कंट्री के अंदर, पूरे जापान के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ठीक है, एक तरीके का मार्क है ये, स्टैम्प होता है एक तरीके का, जो कि वहाँ की आधिकारिक घोषणाओं पर या पत्रों पर लगाया जाता है। ठीक है, जो इंक पैड होता है इसका, उस इंक पैड का नाम होता है शुनुकी। ठीक है, शुनुकू, सॉरी, शुनीकू। ठीक है, एक इंक पैड होता है जिसको कहते हैं शुनीकू, और वहाँ पर जो इंक होती है उसको कहा जाता है जनरली इंकन। जो मार्क उससे दिया जाता है दैट इज़ नोन एज इंकन। तो ये जापानीज़ टर्म है, ध्यान रखिएगा। हैंको नाम का ये एक प्रकार का, हम इसे स्टैम्प कहेंगे, एक ठप्पा कहेंगे, जो आधिकारिक घोषणाओं पर, पत्रों पर जापान की सरकार के द्वारा, जापान के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चरण पादुका कैंपेन इज़ स्टार्टेड बाय विच स्टेट? चरण पादुका नाम का ये कैंपेन किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये जो है स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस कैंपेन को क्यों शुरू किया, चरण पादुका नाम के को? जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, जो भी दूसरे राज्यों से आने वाले या दूसरे राज्यों में जाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को शूज़, चप्पल और इस तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करवाना, ताकि उनका जो दर्द है थोड़ा सा वो कम हो जाए। क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ है, इतना टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है कि उसकी वजह से लोगों के पास चप्पल, जूते भी ना होने के कारण उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभी। तो लोग लगातार क्या है कि अब जब ना बसें स्टार्टेड हैं, ना ट्रेन्स वगैरह, इतना ऑपरेशन चल पाया है ठीक तरीके से देखा जाए तो जो लोग हैं वो पैदल ही अपने घरों को निकल रहे हैं। हमने और आप लोगों ने देखा होगा कि 3-3 हज़ार किलोमीटर लोग, 2-2 हज़ार किलोमीटर, हज़ार किलोमीटर लोग साइकिल पे जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। तो उन सब के लिए चरण पादुका नाम का कैंपेन जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें जो चप्पल और शूज़ वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे उन लोगों को जिनके पास इन चीज़ों की कमी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। कोविड-19
जो 2020 में ये 2019 में, खैर हम कहेंगे 2020 में हम इसको नहीं डालेंगे, 2019 में आ चुका था, तो मैं 2020 को इसके लिए ब्लेम नहीं करूँगा ना। पहली बात तो किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत है ही नहीं, नेचर है, वो अपना खेल करेंगे, तो सीधी सी बात है, हमें देखना भी पड़ेगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी क्रिकेट कमेटी? आईसीसी क्रिकेट कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, आईसीसी क्रिकेट कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं मिस्टर अनिल कुंबले। पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले जो है वो आईसीसी क्रिकेट कमेटी के दोबारा एक तरीके से रीअपॉइंटेड चेयरमैन बनाए गए थे। क्यों नाम इनका सामना आया? अभी रिसेंटली आईसीसी ने एक घोषणा की, उस घोषणा के अंदर ये कहा गया कि जो क्रिकेट बॉल है, उस क्रिकेट बॉल के ऊपर, जैसे कि अब लगातार कोविड-19 चल रहा है, तो बहुत पहले से भी इस पर बात चल रही थी, तो अब उसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया अनिल कुंबले साहब के द्वारा कि अब क्रिकेट बॉल की शाइनिंग को बढ़ाने के लिए आप उसके ऊपर, या जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी उस बॉल के ऊपर सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को ध्यान होगा कि आपने देखा है क्रिकेट में कि जब बॉलर जो होता है तो वो अपने सलाइवा को उस बॉल के ऊपर जब रब करता है तो उसकी शाइनिंग को बढ़ाने के लिए, ताकि वो बॉल टर्न जो है वो बहुत अच्छे से टर्न ले सके, तो उस टर्न को बढ़ाने के लिए, उसकी रफनेस को ख़त्म करने के लिए वो सलाइवा वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जो है कोविड-19 है, तो उस कोविड-19 के कारण खतरा है कि कहीं इतना ज़्यादा किसी को एक दूसरे से लोग जो हैं वो टच में ना आए, या किसी का सलाइवा किसी और पर अगर इस तरीके से बॉल पर गया, वो बॉल इतने सारे लोगों के हाथ में गई, तो कहीं उससे खतरा ना बढ़ जाए। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर अनिल कुंबले साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरह से उस गेंद के ऊपर, उस बॉल के ऊपर, क्रिकेट बॉल के ऊपर सलाइवा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनको जो है आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन है, वर्तमान अध्यक्ष हैं अनिल कुंबले साहब। काफ़ी ज़्यादा 2018 में इनको बनाया गया था, 3 साल का इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया था, तो रीअपॉइंट हुए हैं 2-3 बार। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही ये घोषणा करी है कि अब से किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्मेट में गेंद के ऊपर, क्रिकेट बॉल के ऊपर सलाइवा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत को रिप्रेजेंट जो है वो किन के द्वारा किया गया है? आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट। ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट हैज़ बीन डन बाय डॉक्टर हर्षवर्धन। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा भारत को रिप्रेजेंट किया गया वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक तरह का, अगर हम बात करें, WHO का एक पार्ट है, WHO का एक हिस्सा है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग देशों ने पार्ट लिया। और अब ये यहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है, कोविड-19 के बाद जो भी प्रॉब्लम्स है, कोविड-19 के वैक्सीन से रिलेटेड वैक्सीन प्लान जो होगा उसको किस तरह से इरेडिकेट किया जाए। अगर हम बात करें कोविड-19 के अलावा, यहाँ पर अगर हम देखें तो पोलियो की भी बात यहाँ पर की गई है, और कुछ ट्रॉपिकल डिजीज़ इस तरीके की हैं जिनकी बात यहाँ पर की गई है कि इनको किस तरह से जो है वो पूरी दुनिया से हटाया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोली गई, एक रेजोल्यूशन दिया गया, 120 देशों के द्वारा इस रेजोल्यूशन को पास किया गया है कि जो है ओरिजिन जो है, अगर हम कोविड-19 के ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन दैट इज़ वी ऑल नो चाइना। तो चाइना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जांच पड़ताल की जाए चाइना की। 120 देशों ने इस बात की सहमति भरी है। देखना होगा आगे इनका जो भी है वो क्या बात वहाँ पर निकल के आती है, क्या करते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन जो जनरली वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर स्कॉट मॉरिसन के द्वारा शुरू किया गया था, तो अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर आता है रिजल्ट इन सारी चीज़ों का। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेशन है दैट हैज़ बीन डन बाय डॉक्टर हर्षवर्धन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कमेटी इज फॉर्म्ड बाय GOI टू क्रिएट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर? बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर अगर हम बात करें सरहदी बुनियादी ढांचा, जो वहाँ का रूपांतरित ढांचा है, उस रूपांतरित ढांचे के लिए, उसको नया बनाने के लिए बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं एक बार। तो ये जो कमेटी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, इस कमेटी का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, शेकाटकर कमेटी। शेकाटकर कमेटी, इसको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया था भारत, खैर अपॉइंट पहले, कमेटी जो है वो पहले से बन चुकी है, लेकिन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कि वहाँ पर किस तरीके से क्या क्या नए नए जो है इम्प्लीमेंटेशंस किए जाएंगे, नए नए जो डेवलपमेंट्स उनको किया जाएगा, उन सब के लिए इस कमेटी को जो है सरकार के द्वारा बनाया गया था। रिकमेंडेशन इस कमेटी ने अपनी सौंप भी दी है। 2018 में ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर DB शेकाटकर इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकाटकर। 2018 में कमेटी बनाई गई थी। इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उन अलग अलग, उनमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं कि जैसे जो आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर 200 से ज़्यादा लोगों या 200 से ज़्यादा ऑफिसर्स नहीं होने चाहिए।
मिलिट्री फार्म्स जो हैं वो थोड़े से शांति वाले इलाकों में होने चाहिए, या फिर जो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स वगैरह हैं वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, उनका रीऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का हो, आर्मी हेडक्वार्टर्स किस तरीके से डिज़ाइन किए जाएँ। तो इन सब का यहाँ पर पूरा एक जनरल पर्पज़, ये जनरल एक फॉर्मेट जो है वो शेयर किया है शिकाटकर कमेटी के द्वारा। टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पर क्या इस्तेमाल की जाए, जनरली जो बात की गई है यहाँ पर उसमें ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल, प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट्स फॉर सरफेसिंग, तो सीमेंट बेस्ड प्रिवेंशंस, तो पेवमेंट सॉरी, इन सब की बात यहाँ पर की गई है। तो बहुत अच्छी एक, अगर हम देखें तो एक डिज़ाइन जो है वो शिकाटकर कमेटी ने भारत सरकार के सामने रखी है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं, क्या बात होती है। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इस कमेटी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है कि 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट बॉर्डर रोड और ऑर्गेनाइजेशन को जो है इन्होंने सौंपी है कि 100 करोड़ की पूरी ज़रूरत होगी इन सारे जो प्लान्स हैं इन सबको एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ टी इन टीओडी? टीओडी में टी क्या है? अब एक टर्म अभी रिसेंटली सेना की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, आप लोगों ने सुना भी होगा, सामने निकल कर आया था। तो इसमें हम पहले आंसर देख लेते हैं कि सीधा यहाँ पर टी का मतलब है, पहले हम देख लेते हैं टूर। अब टीओडी का मतलब क्या होता है? टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या था कि ऐसा कहा गया था कि टूर ऑफ ड्यूटी एक तरीके का ये टाइम ड्यूरेशन है 3 साल का, कि 3 साल की इंटर्नशिप जो होगी वो जो देश के युवा वर्ग के जो लोग हैं, यंगस्टर जो हैं, उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी वहाँ के ऑफिसर्स के द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के द्वारा। कई सारे ऐसे देश हैं जो ये प्रोसेस अपनाते हैं कि लगभग जो भी आप यूथ हैं आपको इतने साल जो है वो सेना में रहना होगा, सेना के साथ काम करना होगा। तो उसी तरीके का कुछ इंडियन आर्मी ने भी सजेस्ट किया है कि हम चाहते हैं कि भारत का जो युवा है वो 3 साल तक के लिए भारतीय सेना का साथ दे, भारतीय सेना के अलग अलग ऑपरेशंस में शामिल हो। एक बहुत 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 अच्छा ये इनिशिएटिव, अगर मैं पर्सनल व्यू अगर यहाँ पर दूँ तो मुझे लगा है भारतीय सेना की तरफ से, क्योंकि इससे बहुत सारे पॉजिटिव बहुत सोर्सेज इसके निकल के आएंगे। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक एक्टिवनेस की या नेशन के प्रति हमारी जो समर्पित जो एक भावना है, उस समर्पित भावना को देखते हुए, तो ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है कि इसको वहाँ पर ले जाया जाए, लोगों को पता लगे आखिर कि भारतीय सेना जो है वो जो बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर डटी है, किस तरह काम कर रही है, कैसे कैसे जो ऑपरेशन से उनको करने पड़ रहे हैं, क्या उन्हें नेगेटिव झेलना पड़ता है, क्या उन्हें पॉजिटिव मिलते हैं, इन सब चीज़ों की यहाँ पर बात की गई। आने वाले टाइम में हो सकता है भारतीय सेना के लिए जो भी बजट पास किया जाए वहाँ पर इसके लिए थोड़ा अमाउंट जो है वो एलोकेट भी किया जाए। जनरली अभी इनिशियल लेवल पर 80 से 85 लाख रुपए का प्रावधान इनके लिए रखा गया है, और ऐसा कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो ये उनके द्वारा और इंडियन आर्मी के द्वारा इतना यहाँ पर बात की गई है कि लगभग हर एक युवा को 3 साल के लिए यहाँ पर हम जो है एक मिलिट्री सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाएं। Move to the next question. A new planet named Super Earth is discovered by the scientist of which country? किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा सुपर अर्थ नाम का एक नया प्लैनेट खोजा गया है? आंसर देख लेते हैं हम पहले। न्यूजीलैंड के जो साइंटिस्ट हैं, न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली सुपर अर्थ को डिस्कवर किया है। नाम सुपर अर्थ क्यों दिया गया? अर्थ के इन्वायरमेंट की तरह एक इन्वायरमेंट खोजा गया अंतरिक्ष में, इसलिए इसको नाम दिया गया अर्थ। सुपर क्यों नाम दिया गया? क्योंकि धरती से जो अब हम जिस प्लेनेट पे हम रहते हैं, अर्थ प्लेनेट, इससे कहीं ज़्यादा बड़ा ये प्लेनेट है, बहुत बड़ा प्लेनेट है, और 111 लाइट ईयर्स दूर, यानी कि 111 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है ये हमारी धरती से। काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लेनेट है। ऐसा माना गया है कि जैसे हमारे 365 दिन का एक पूरा रिवॉल्विंग टाइम है, तो यहाँ पर सुपर अर्थ का जो इन्होंने रिवॉल्विंग टाइम दिया दैट इज़ 617 डेज, 617 दिन जो इसका रिवॉल्विंग टाइम बताया गया है। और अगर हम देखें तो जैसे हमारा जो स्टार है सन, तो वो तो हमारे थोड़ा सा क्लोज है, लेकिन अगर हम बात करें सुपर अर्थ की, तो इनका जो स्टार है सन वो कहीं ज़्यादा दूर है इनसे। तो कहीं ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी चीज़ है कि बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि पानी की उपलब्धता कम बताई गई है। यानी कि ह्यूमन लाइफ को सस्टेन तो कर लेगा, इतना पोटेंशियल तो है, लेकिन पानी की उपलब्धता कम और बर्फ़ की उपलब्धता ज़्यादा। अब इस बर्फ़ को पानी में जो एक तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, या वहाँ पर इसके टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी चेंजेस किए जाते हैं, उसे बोला जाता है जनरली गोल्डीलॉक्स जोन।
ठीक है। कुछ ऐसे जोन बनाए जाते हैं जिनको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बर्फ़ को पानी में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि लिक्विड स्टेट में लेकर आ जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली लाइफ को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो देखना होगा आगे। खैर अभी रहने लायक किसी को स्थिति नहीं है, खोजा गया है बस एक नया प्लेनेट जिसको नाम दे दिया गया है सुपर अर्थ। न्यूजीलैंड के जो साइंटिस्ट हैं उसने इसको खोजा है, धरती से कहीं ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से इसका नाम दिया गया सुपर अर्थ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICOM इज सिचुएटेड? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम जिसको कहा जाता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर देख लेते हैं हम पहले यहाँ पर डायरेक्ट। आंसर इज़ डी, पेरिस। ICOM का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। 1946 में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाया गया था, 1946 में ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। पेरिस इसका हेडक्वार्टर है। अभी रिसेंटली 18 मई को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 18 मई, 18 मई को ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष। इस बार भी किया गया। जो थीम यहाँ पर दी गई है, दैट थीम इज़ म्यूजियम्स फॉर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, म्यूजियम्स फॉर इक्विलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये इसका विषय रखा गया है या थीम इसको दी गई है 2020 के लिए, ठीक है। ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे इस तरह के। किसी भी तरह का इनमें डाउट हो, यू कैन आस्क इट टू मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी। और लेकिन डाउट जो हैं वो आपके, आई थिंक कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर ठीक है आपको डाउट है यू कैन आस्क, बट डाउट जो है वो थोड़ा सा एक प्रोडक्टिव होना चाहिए, कुछ इस तरीके का कि उसमें ऐसा लगे कि नहीं हाँ ये एक्चुअल में डाउट है, ये चीज़ एक्चुअल में डाउट कहने लायक हो। तो कुछ ऐसा अगर आप पूछे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इस तरीके की चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दीजिए, करंट अपडेट्स वगैरह के ऊपर, इनके ऊपर, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आने वाले हैं। और जब एग्ज़ाम्स आएंगे ना, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि तब आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक साथ में इतनी बड़ी बुक को रिवाइज़ करने बैठे या किसी भी तरीके का एक आप बुकलेट वगैरह लेकर बैठे। आई डोंट थिंक सो कि वो इतना इफेक्टिव होगा। डेली बेसिस पर अगर 10 क्वेश्चन अगर हो रहे हैं तो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल मैं अपनी नज़र में और किसी चीज़ दूसरी चीज़ को नहीं मानता, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।